क्वेश्चन है कि 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी से क्या मुराद है। 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी किसको कहेंगे। अब आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं, ये सारा हमने चैप्टर में स्टडी किया है। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कांस्टेंट स्टेट हो सकती है या ड्यू टू पोजीशन इन फील्ड फोर्स हो सकती है। और पोटेंशियल एनर्जी अगर उसके पास 1 जूल है, इट्स मीन दैट दिस बॉडी हैज़ एबिलिटी टू डू वर्क ऑफ 1 जूल। अगर किसी बॉडी के पास 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, इट्स मीन दैट दिस बॉडी हैज़ एबिलिटी टू डू वर्क। कितना वर्क करने की एबिलिटी है, ऑफ 1 जूल। जितनी किसी चीज़ के पास एनर्जी होती है उतना ही काम करने की उसके पास एबिलिटी होती है। और आपको पता है बेटा, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है, आपको पता है mgh के इक्वल होती है। बात समझ गए। और इस चीज़ को अगर हम छोड़ें और वो चीज़ को ऐसे ऊपर उठाया होगा, अगर हम इसको छोड़ें तो 1 जूल वर्क कर सकती है। अब अगला सवाल है कि ये एनर्जी कैसे आई होगी इसके पास, 1 जूल एनर्जी इसके पास कैसे आई होगी। तो हम अभी चेक कर लेते हैं। देखें, ये आपके पास क्या है, अर्थ है बेटा, ज़मीन है। हमने क्या किया होगा, यहाँ पे एक मास पड़ा होगा, इस मास को हमने ऐसे ऊपर उठाया होगा। अब यहाँ से कितना ऊपर उठाया होगा, तो मैं ये इमेजिन कर लेता हूँ, मैंने इसको 1 मीटर ऊपर उठा दिया। इस मास को कितना ऊपर उठाया, 1 मीटर। और जब इसको ऊपर उठाया मैंने, फोर्स कितनी लगाई बेटा, मैंने mg। कितनी फोर्स लगाई, mg। और इस चीज़ का जो मैस है वो है बेटा आपके पास 0.1 किलोग्राम। कितना है, 0.1 किलोग्राम। तो अब मुझे बताइए पोटेंशियल एनर्जी इसकी 1 जूल कैसे आएगी। मास कितना लिया हमने, बोलो 0.1 किलोग्राम। और g जो थी वो कितनी है, 9.8 है। तो आप इसको रफली 10 लिख सकते हैं तकरीबन। और कितना इसको हम ऊपर लेके गए, 1 मीटर। तो अब मुझे बताइए पोटेंशियल एनर्जी का आंसर क्या आएगा। 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 1 कब आई, ये पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल कब आई सर, इस फार्मूला से। इस फार्मूला में क्या पुट किया, मास कितना लिया आपने लिखना है, मास कितना ले, 0.1 किलोग्राम। और जी की वैल्यू आप तकरीबन ले लें 10। और हाइट कितनी है, 1 मीटर। तो हमने यहाँ से मास को उठाया जिसका मास 0.1 किलोग्राम था, इसको 1 मीटर हम ऊंचा लेके गए और ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके गए। जब हमने ये सारा डाटा इसमें पुट किया तो पता चला इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है वो कितनी है, 1 जूल। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी कि 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि वो बॉडी के पास एबिलिटी है 1 जूल काम करने की। दूसरा क्या मुराद है इससे, दूसरा ये है कि वो पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल कैसे आई। तो मैंने फार्मूला में आपको ऐसा डाटा पुट करके बताया जिससे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 1 जूल आ जाती है। तो आपने इस तरह भी डिफाइन कर लेना है, इस तरह भी डिफाइन कर लेना है, ये आपकी बुक में वैसे नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इसमें आपके पास ये आपकी ज़मीन है, अर्थ की सरफेस है। ज़मीन के ऊपर ये एक टेबल पड़ा हुआ है। टेबल की ज़मीन से जो हाइट है वो h2 है, ठीक है। और इस टेबल से ऊंची एक चीज़ की हाइट है h1 और वो जो चीज़ है उसका मास है m। फिर से सुनिए, ये ज़मीन की सरफेस है, इस पर एक टेबल पड़ा हुआ है। टेबल ज़मीन से कितना ऊंचा है, h2। और टेबल से ऊपर एक बॉल पड़ी हुई है, उस बॉल का मास कितना है, m। और ये बॉल जो है टेबल से कितनी ऊंचाई पे है, h1 पे। बात समझ गए। और अगर हम इस मास की हाइट लें ज़मीन की सरफेस से तो वो कितनी होगी, तो यहाँ से कितनी ऊंचाई है, h1। और यहाँ से कितनी ऊंचाई है, सॉरी h1। और यहाँ से ऊंचाई कितनी है, h2। टोटल हाइट इसकी कितनी बन जाएगी, यहाँ से h1 प्लस h2। यहाँ पे 2 पर्सन है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। यहाँ पे ये एक पर्सन है, ठीक है, चाचा रशीद। और यहाँ पे एक बैठा हुआ है चाचा अब्दुल हमीद। ये रशीद लिख लें और ये कौन है, हमीद। हमने हमीद से पूछा इस मास की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। ये हमीद कहता है कि ये जो ज़मीन की सरफेस है इसके लिहाज से इसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी mgh1 प्लस h2। ये हमीद का कहना है। हमने इसी मास की पोटेंशियल एनर्जी पूछी कि लेकिन किससे, रशीद से। कितनी है, ये कहता है इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ये है mgh1। अब हमीद ने जो पोटेंशियल एनर्जी बताई वो ये है, रशीद ने जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताई वो ये है। तो पोटेंशियल एनर्जी इसी की है,
लेकिन दोनों के आंसर डिफरेंट है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस चीज़ की पोटेंशियल एनर्जी इसके लिहाज से कोई और है और इसके लिहाज से कोई और है? यस, मैंने आपको बताया पोटेंशियल एनर्जी जब भी हम डिस्कस करते हैं वहां पे कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। तो इसने अपना रेफरेंस पॉइंट ये सिलेक्ट किया और हाइट यहां से मेजर की, पोटेंशियल एनर्जी mgh1 आ गई। इसने अपना रेफरेंस पॉइंट ये सिलेक्ट किया और यहां से इसकी हाइट मेजर की और इसकी हाइट कितनी आई? h1 + h2। तो दोनों की बात करेक्ट है, यही उसने पूछा था। तो आपने ऐसे एक्सप्लेन कर देना है, पहले लिखना है करेक्ट है, फिर आपने इस तरह एक्सप्लेन करना है कि उसका रेफरेंस पॉइंट और है, उसका रेफरेंस पॉइंट और है, इसके रेफरेंस पॉइंट से हाइट h1 है, इसके रेफरेंस पॉइंट से हाइट h1 + h2 है, लिहाजा इसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी इतनी आ जाएगी, इसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी इतनी आ जाएगी। दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एटमॉस्फेयर वाला। आपको पता है आपके पास जो ज़मीन होती है, अर्थ, ये मैंने यहाँ पे अर्थ को बना दिया। आपको पता है ज़मीन के चारों तरफ एक गैस फैली हुई है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पता नहीं कौन कौन सी गैसेस हैं इसके अंदर। इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। क्या बोला जाता है इसको? ज़मीन के गिर्द जो गैसेस का गोला है इसका क्या नाम है? एटमॉस्फेयर। कोई ना रॉकेट है, क्या चीज़ है? रॉकेट। वो रॉकेट जो है बेटा ज़मीन में एंटर होता है, सॉरी एटमॉस्फेयर में एंटर होता है। किस में एंटर होता है? एटमॉस्फेयर में एंटर होता है रॉकेट। जब वो रॉकेट एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो उसकी ये जो चोंच है ना, ये वाली चोंच, नोज कोन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? नोज कोन। ये वार्म अप हो जाती है या हीट अप हो जाती है, या इसका जो टेम्परेचर है, क्या है इसका टेम्परेचर, वो बढ़ जाता है। उसने सवाल पूछा कि वो रॉकेट जो इस तरह एटमॉस्फेयर में एंटर होता है, जब वो एंटर होता है इसमें मूव करता है, जब वो मूव करता है इसकी जो नोज कोन है, नोज कोन, वो क्यों जो है हीट अप हो जाती है, उसका टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है, क्या ऐसी वजह है? तो ये एक सवाल पूछा। फिर उसने पूछा उसके जो हीट आ गई उसके पास, जो उसका टेम्परेचर बढ़ गया है, वो एनर्जी कहाँ से आई? वो गर्म हो जाता है ना, उसकी नोज कोन जो गर्म हुई है वो एनर्जी है उसके पास, वो एनर्जी आई कहाँ से? पहली बात यह है वो गर्म क्यों हुआ, दूसरी बात यह है कि वो जो हॉट हुआ है, गर्म हुआ है, वो एनर्जी कहाँ से आई है। दो क्वेश्चन है इसके अंदर। तो बेटा आपने क्या कहना है? आपने कहना है जब ये रॉकेट इसमें एंटर करता है तो रास्ते में कौन है? रास्ते में एयर आती है। एयर क्या करती है? अपोज करती है। अपोज का मतलब मुखालफत करना, या उसको क्या पेश करती है? फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है। तो फिर बेटा जो फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? हीट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? हीट, जिसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो टेम्परेचर है वो क्या कर जाएगा? वो रेज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ गए? तो पहले ही से का आपने आंसर दे दिया। तो आपने कहना है एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं, तो गैसेस के साथ उसकी क्या होती है? फ्रिक्शन होती है। उस फ्रिक्शन की वजह से वो हीट अप हो जाता है। जैसे हम हाथ को ऐसे रब करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से हीट अप हो जाता है ना, इसी तरह ये भी है। अब अगला सवाल है कि ये जो हीट हुआ है एनर्जी कहाँ से आई? तो बेटा मैं आपको बताता हूँ। वो रॉकेट जब उसमें एंटर हुआ है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी, मोशन वाली। तो जब बेटा वहाँ फ्रिक्शन होगी तो फ्रिक्शन की वजह से जो हीट पैदा होती है वो कहाँ से आती है? तो जितनी बेटा वहाँ हीट एनर्जी पैदा होती है उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। कैसे? मैं मिसाल देता हूँ। हम बाइक चलाते हैं, जब बाइक से ब्रेक लगाते हैं तो आपको पता है जिस वक्त ब्रेक लगती है मोटरसाइकिल की स्पीड कम हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी किधर जाती है? तो बेटा जिस समय आप ब्रेक लगाते हैं वहाँ पर उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है, वो गाड़ी के चक्के के साथ ऐसे फ्रिक्शन पेश करता है जिसकी वजह से गाड़ी स्लो डाउन हो जाती है। और जिस वक्त वो स्लो डाउन होती है बेटा, वो फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा होती है मोटरसाइकिल के अंदर। और वो हीट किधर से आई है? आपको पता है जिस समय हीट पैदा होती है उस समय गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाती है, और गाड़ी की जो स्पीड स्लो होती है वो काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो वही जो काइनेटिक एनर्जी कम हुई उसकी हीट पैदा हो गई। बात समझ गए? हम चल रहे हैं ऐसे, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है 50, हम अचानक ऐसे रुक गए तो वो काइनेटिक एनर्जी किधर गई? तो जब हम रुकते हैं हमारे पाँव और ज़मीन के दरमियान क्या आती है? फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन से क्या हो जाती है? हीट प्रोड्यूस हो जाती है, हमारी काइनेटिक एनर्जी उसमें हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इधर भी आपने कहना है कि जो इसके पास हीट एनर्जी आई है, ये जो गर्म हुआ है, वो एनर्जी कहाँ से आई है? क्योंकि ये चल रहा था, जिस वक्त चल रहा था इसके पास कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे जैसे चलता है फ्रिक्शन की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है और ये हीट अप होता जाता है, इसकी हीट एनर्जी बढ़ती जाती है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सॉर्ट ऑफ एनर्जीज। आपको 3 चीजें दी और पूछा इनके पास कौन सी किस्म की एनर्जी मौजूद है। सबसे पहला सवाल, कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, कोई आपके पास क्या चीज है, ऐसे स्प्रिंग है, उसको क्या किया हुआ है, ऐसे कंप्रेस किया हुआ है। तो कंप्रेस्ड स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी होती है? बेटा याद रख लो, कंप्रेस स्प्रिंग कौन सी स्टेट है, कॉन्स्टेंट स्टेट है, मजबूर हालत है। तो कंप्रेस्ड स्प्रिंग के पास बेटा कौन सी एनर्जी होगी? आपने कहना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, याद रहेगा। दूसरा सवाल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है? ये आपने 7 चैप्टर में जाकर पढ़ना, लेकिन ऐसे ही लिख देता हूं, 1/2 kx² होती है। अब अगला सवाल, पानी किसी डैम में स्टोर है और ज़मीन से वो काफ़ी ऊंचा है, बताइए उस पानी के पास कौन सी एनर्जी है। तो आपको पता है पानी कहाँ है, ज़मीन की फील्ड में और एक हाइट पे है, तो पानी के पास कौन सी एनर्जी होगी? आंसर है पानी के पास होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल क्यों बोला? क्योंकि ग्रेविटी की फील्ड में है। पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? जब कोई चीज़ ग्रेविटी की फील्ड में हो और एक खास पोजीशन पे हो, रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। तो ज़मीन की सरफेस को आप रेफरेंस मान लें और पानी रेफरेंस से ऊंचा है, हाइट भी है, मास भी है और ग्रेविटेशनल फील्ड में भी है, तो इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी और ये बराबर किसके होती है? mgh के। अब नेक्स्ट सवाल है कि मूविंग कार के पास कौन सी एनर्जी होती है? तो बेटा जब भी कोई कार या कोई भी चीज़ मूव करती है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, जो कि 1/2 mv² के इक्वल होती है। तो ये सवाल में 3 चीज़ों का पूछा था। कंप्रेस स्प्रिंग के पास कौन सी एनर्जी है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मूविंग कार के पास काइनेटिक एनर्जी। तीनों की जो वैल्यूज़ है हम इन फार्मूलाज की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बेटा आपने लिख देना है, ये फार्मूलाज बुक में नहीं है, आप अपनी तरफ से ऐड कर लें। अब अगला सवाल है कि एक लड़की है, उस लड़की के पास ऐसे हाथ में कप पकड़ा हुआ है। क्या चीज़ पकड़ी हुई है उसने हाथ में? ऐसे उसने हाथ में ऐसे एक कप पकड़ा हुआ है, समझ ले चाय वाला है, ठीक है। ये कप जो है उसके हाथ से गिरता है ऐसे ज़मीन पे, ऐसे हाथ से गिरता है, ऐसे ज़मीन से जाके टकराता है और इसके ऐसे पीस हो जाते हैं, टोटे टोटे हो जाते हैं, इस कप के पीसेस में बट जाता है। वो कहता है बताइए जब कप यहाँ था, यहाँ से नीचे आया, टूटा, तो बताइए कौन कौन सी एनर्जी कैसे कैसे किस किस एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हुई। तो आप सबसे पहले बताइए, कप ज़मीन से हाइट पे है, तो सबसे पहले इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि ये ज़मीन से एक हाइट पे है। जब आप इसको छोड़ेंगे तो बेटा इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी? तो जब इसको आप छोड़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है या कन्वर्ट हो रही है। फिर जब वो ज़मीन पे जाकर टकराता है, तो जब वो टकराता है बेटा 3 काम होने हैं। नंबर 1, वो वहाँ जाके एक तो ये है कि ब्रेक कर जाएगा। नंबर 2, वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगा। नंबर 3, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी थी काइनेटिक में बदल गई, और काइनेटिक किस में बदली? जब वो नीचे जाके गिरा तो काइनेटिक एनर्जी इस्तेमाल होगी 3 मकसद में। पहला मकसद, वो कप को तोड़ने के लिए वर्क करना पड़ता है या खुद ही टूट जाता है? तो कप को तोड़ने के लिए जो वर्क करना पड़ा, काइनेटिक एनर्जी उसमें इस्तेमाल हुई, ब्रेक करने में जो वर्क करना पड़ा। दूसरा, वहां जब टकराता है साउंड प्रोड्यूस होती है, तो काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी में भी कुछ कन्वर्ट हो जाती है। चौथा, फिर जो है वो वहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होती है, वहाँ जो कैसे फ्रिक्शन होती है, तो फ्रिक्शन की वजह से हीट भी प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये उसने सवाल पूछा था कि आपके पास एक कप है, वो कप एक हाइट पे है, जैसे हम उसको छोड़ते हैं उसके साथ क्या क्या होता जाएगा। तो आपने कहना सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी थी उसके पास, जब उसको छोड़ते हैं काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। फिर जब वो ज़मीन पे टकराता है काइनेटिक एनर्जी 3 शक्लों में चली जाती है। कौन सी है वो 3 शक्लें? पहली बात, वहाँ पे वर्क चाहिए कप को ब्रेक करने के लिए, तो वो वर्क के लिए एनर्जी कहाँ से मिली? काइनेटिक एनर्जी से। और क्या प्रोड्यूस होता है वहाँ पे? साउंड, तो साउंड एनर्जी भी कहाँ से आती है? उसी काइनेटिक एनर्जी से। और वहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? हीट, तो हीट भी कहाँ से आती है? काइनेटिक एनर्जी से। तो इस तरह आपने बता देना है कि इसके साथ क्या क्या बीतती है, कौन कौन सी एनर्जी किस किस फॉर्म में कन्वर्ट होती जाती है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो है कि एक लड़का है, उसके पास ऐसे एक ग्लेल है, कैटापुल्ट, ग्लेल को क्या बोलते हैं? कैटापुल्ट। उसने ग्लेल के अंदर एक पत्थर ऐसे उसके अंदर रखा हुआ है, वो पत्थर को ऐसे खींच के छोड़ता है। सामने किसी का घर है, उसके
एक विंडो है उस घर की, वो विंडो के शीशे से जाकर टकराता है, शीशा टूट जाता है। तो बताइए क्या क्या हुआ, कौन कौन सी एनर्जी कैसे कैसे कन्वर्ट होती गई। तो जब उस पे पास ऐसे ग्लेल में पत्थर था, वो पत्थर के पास कौन सी एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। जब वो उसको छोड़ता है, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस में बदल जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन जब वो उस विंडो के शीशे से टकराता है, वो काइनेटिक एनर्जी किधर चली जाती है, वही बात, विंडो के शीशे को ब्रेक करने में वर्क करना पड़ता है और वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगा और वहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। तो सबसे पहले जब वो ऐसे खींची हुई है, कांस्टेंट स्टेट है, कौन सी एनर्जी है इसके पास, बेटा इसके पास है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब हम उसको छोड़ देते हैं तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में। जब वो विंडो से जाकर टकराता है, काइनेटिक एनर्जी किधर इस्तेमाल हो जाती है, वर्क टू ब्रेक द विंडो, और दूसरा किस में, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करने में, तीसरा किस में, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने में। इस तरह आपने बताना है कि कौन कौन सी एनर्जी किस तरह अगली एनर्जी में ट्रांसफ़र होती है और किस किस एनर्जी में वो ट्रांसफ़र होती जाती है। तो ये बेटा आपके एक्सरसाइज के सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे जो आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। अल्लाह हाफिज़।